पिछले क्लास में बता दिया गया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का फाइंड द अकाउंट। आज देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फाइंड द अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन जो है यानी कि थर्ड टाइप बिजनेस। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है। अभी तक दो प्रकार के बिजनेस को हम चला करके देख लिए। अब तीसरे प्रकार के बिजनेस को चलाना है हमें। तीसरा प्रकार जो बिजनेस हम चलाएंगे यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये तीसरे टाइप का बिजनेस है। हम लोग दो बिजनेस को स्टार्ट कर लिए और 1 महीने का ट्रांजैक्शन भी कर लिए। अब यहाँ पर तीसरे प्रकार का बिजनेस देख रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट किया है उस चीज को देख रहे हैं हम लोग पहले यहाँ बिजनेस को स्टार्ट करना सीखेंगे 4-5 तरीके से। 4-5 तरीके से स्टार्ट करना सीखेंगे। उसमें 4-5 तरह का विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन मिलेगा आपको, सब तरह का ट्रांजैक्शन मिलेगा। फिर आगे एक फाइनल बिजनेस को तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन को कंबाइन कर देंगे। सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बिजनेस में डाल देंगे। अभी आप एक एक बिजनेस में अलग अलग ट्रांजैक्शन देखते हैं। कोई देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक पैसा जमा कर दिया। कोई देखे तो बैंक पैसा जमा नहीं किया, सिर्फ जो है सो परचेज सेल किया, कोई साइकिल खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। अब देखते हैं आप हम लोग ये तीसरे टाइप का जो बिजनेस है आपके सामने, तीसरे प्रकार का बिजनेस है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, प्रकार तीसरा है बिजनेस स्टार्ट करने का, यानी कि तीसरे व्यक्ति का ये बिजनेस है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है पहले यहां देते हैं थर्ड टाइप बिजनेस। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 भी मान सकते हैं। और ये बताए थे आपको लिखने के लिए डेट दिसंबर 2017। इसके बाद ये डेट लिखा गया, डेट और मंथ मेंशन हो गया, दिसंबर 2017 हो गया। अब इसके बाद अब जो आपको डेट मेंशन करना है 1 2 3 4 सिर्फ लिखना है। 1 2 3 4 सिर्फ लिखना है। इसमें मंथ को बीच में चर्चा नहीं करना है, ईयर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वो फर्स्ट में लिखा चुका है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अब यहां पे कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और विथ कैश मतलब यहां पर कैपिटल जो लग रहा है वो लग रहा है कैश लग रहा है। अब कैश जो यहां पर लगाया जा रहा है तो ये हो गया 7,50,000। 7,50,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो पहला ट्रांजैक्शन हमेशा आपको इंग्लिश में लिखना है, इसीलिए क्योंकि आप जो अकाउंटिंग करेंगे तो टैली के सॉफ्टवेयर में या मार्क के सॉफ्टवेयर में या फिर कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लेंगे जिसमें हिंदी कहीं नहीं आएगा। इसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर पर सीखेंगे, काम सब जगह एक ही तरह होगा। और अब आप सीख रहे हैं इंडिया में, आप फिर अदर कंट्री भी जाइएगा तो आपको अकाउंटिंग के लिए यही लैंग्वेज यूज करना है। यही लैंग्वेज अकाउंटिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में यही लैंग्वेज आता है और दूसरा कहीं कोई लैंग्वेज नहीं आएगा। इंग्लिश यहाँ जो सीखेंगे वही इंग्लिश अमेरिका में कर पाएंगे, वही इंग्लिश आप जापान में करेंगे। अकाउंटिंग करना होगा तो आप कहीं भी जा करके यही लैंग्वेज में अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आपको बोलेंगे कि सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। और यदि आप मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट जो समझ में नहीं आता तो समझने की कोशिश करना है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा पाए, ठीक है। तो इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। परचेज खरीदना मतलब परचेज हो गया, सेल मतलब बेचना हो गया, रिटर्न मतलब वापस हो गया, डिस्काउंट मतलब छूट हो गया, कमीशन मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। बस यही 4-5 चीज़ है। रेंट मतलब किराया हो गया, सैलरी मतलब वेतन तनख्वाह हो गया, वेज मतलब मजदूरी हो गया। बस यही 5 6 10 वर्ड ऐसा है जो आपको हमेशा बिजनेस में आते रहेगा और इसी 10 वर्ड को ही आपको रिपीट करना है हमेशा प्रत्येक दिन। बिजनेस आप चलाइएगा तो इंग्लिश में बस यही आएगा, परचेज, सेल, कैश, बैंक, कैपिटल, रेंट, सैलरी, वेज, सब्सक्रिप्शन, चैरिटी। बस इतना ही आने वाला है, कुछ है ही नहीं इसमें। इंग्लिश कुछ है ही नहीं, इंग्लिश में सिर्फ यही आने वाला है। तो कोशिश करना है कि हमेशा हम इंग्लिश में ही लिखें। आगे ध्यान दीजिए, चलते हम लोग। पहले तारीख में कह रहा है ये, पहली तारीख में कह रहा है
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अभी हम लोग कैश मेंशन नहीं करेंगे कितना रुपया लग रहा है, अभी सिर्फ सेंटेंस को देखेंगे सेंटेंस क्या क्या रहा है। यहाँ पर सेंटेंस क्या रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो पहला जो अकाउंट है बन जाएगा, इसमें टू अकाउंट फाइंड करना है, फाइंड द अकाउंट, फाइंड द अकाउंट। यदि इसमें समझ में नहीं आएगा तो पहला और दूसरा वीडियो जो किया गया है फाइंड अकाउंट से संबंधित, उस चीज को आप देखेंगे तो फाइनली क्लियर हो जाएगा, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा बढ़िया से। तो ये बिजनेस स्टार्टेड विथ क्या, जब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर लग रहा है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद ये कैपिटल बिजनेस में आया किस रूप में, कैश के रूप में आया या कोई और रूप में आया, तो कैश के रूप में आया। समझ में आ रहा है ना। चलिए कैश अकाउंट, ये पहला ट्रांजैक्शन हम लोग फाइंड अकाउंट कर लिए, अकाउंट खोज लिए, हो गया, कुछ नहीं कर रहे थे तो करना था, आज कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर द कैश। परचेज गुड्स फॉर द कैश, सामान तो खरीदा गया लेकिन कैश में खरीदा गया। तो दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है यहाँ 2 तारीख में, 2 तारीख में क्या रहा है, 5 तारीख में है। चलिए डेट मेंशन कर लेंगे 5 तारीख, परचेज गुड्स फॉर द कैश। अब ध्यान देंगे यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर द कैश, परचेज किया गया है गुड्स को कैश में। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की कॉपी में कुछ गुड्स लिखे हुए हैं, तो गुड्स यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। परचेज, क्योंकि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, परचेज करने का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा इसका ट्रांजैक्शन, और जैसे हम बता रहे हैं नंबरिंग दे करके वैसे ही आपको लिखना है परचेज अकाउंट। और दूसरा ये देखेंगे कि कैसे परचेज किया गया, उधार में या नकद में, तो नकद में, नकद के लिए कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, जब यहां तक दिक्कत नहीं थी बना क्यों नहीं, जब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आप ही लोग बता रहे हैं तो फिर बनाए क्यों नहीं, इसको बना लेना चाहिए था ना। चलिए आगे देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब देखते हैं थोड़ा स्वाति को, इसका कैसा शकल सूरत है। चलिए 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब सामान बेचा गया है, स्वाति को शकल देखे तो उधार देने का मन कर दिया, उधार दे दिए, ठीक है। अब ये उधार दे दिए हम, चलिए अब उधार दे दिए, यहां तक तो ठीक था, उम्मीद किए थे कि ये दे देंगे हमें रुपया। चलिए यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट क्या बनेगा, सेल अकाउंट, और दूसरा बनेगा स्वाति अकाउंट। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, पहले स्वाति फिर बाद में सेल भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, टू अकाउंट फाइंड हो गया, सेल अकाउंट और स्वाति अकाउंट, यहाँ तक तो ठीक था। आगे देखिए क्या कर रही है मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 तारीख को तो हम सामान दे दिए स्वाति को उधार में, 14 तारीख को परचेज फर्नीचर कर लिए। परचेज फर्नीचर तो हम पहले ही बता चुके थे, जब किसी वस्तु का नाम आए तो वो बिजनेस यूज के लिए है,
परचेज तब लिखेंगे जब उसे बेचना हो। यदि परचेज लिखा रहता गुड्स परचेज तो वो बेचना है, हमें सामान खरीदे बेचने के लिए। लेकिन परचेज फर्नीचर यानी किसी वस्तु का नाम आ गया तो वो बेचना नहीं है, वो बिजनेस में यूज करना है। अकाउंट की भाषा में ऐसे समझना है, अकाउंट की भाषा में ऐसे समझना है कि जिस वस्तु का नाम आ गया उस वस्तु को बेचना नहीं है, बिजनेस में यूज करना है। अब बिजनेस में यूज करना था तो आइए हम लोग देख लेते हैं 14 तारीख के ट्रांजैक्शन में। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर को क्या किया है, वो परचेज कर लिए। अब परचेज कर लिए तो इसमें दो अकाउंट बनेगा, अकाउंट जो बनेगा वो दो अकाउंट बनेगा। एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर का, परचेज का नहीं बनेगा। क्या बनेगा? फर्नीचर बनेगा, परचेज नहीं बनेगा। तो फर्नीचर यहां पर ला लेंगे पहले अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट। और ये फर्नीचर जो खरीदे हैं उधार में खरीदे हैं नकद में खरीदे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है नकद में, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग कैश अकाउंट। चलिए यहां तक तो ठीक था। अब क्या होने वाला है? गुड्स परचेज नहीं, क्योंकि जब भी आप परचेज के अंडर डाल दिए तो वो गुड्स आपके स्टॉक में आ गया, आपके गोडाउंस में रह गया, उसे बेचना है। लेकिन वही फर्नीचर के नाम से दे दिए, आप दुकान में रैक बनवा लिए, रैक बन गया, रैक लग चुका है, तो वो भी आपके दुकान के अंदर ही है, लेकिन उसको बेचना नहीं है। वो आप लाइफ टाइम के लिए दुकान में एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर लिए। कुछ और जो गुड्स लाएंगे उसको रखने के लिए, उसको बेच नहीं रहे हैं, तो उसको बेचना नहीं है, वो हमारे स्टॉक में नहीं आएगा। जब ये हम परचेज करेंगे तो हमारे स्टॉक में आ जाएगा, और वो जो वहां पर हो जाएगा उस समय जब फर्नीचर होगा तो वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाएगा, संपत्ति बन जाएगा। वो हो गया फिक्स एसेट्स जो हमेशा फिक्स रहेगा आपके दुकान में। और जो आप परचेज करके लाए उसको बेचना है, लेकिन वो भी संपत्ति ही है, तो वो हो गया करंट एसेट्स, चालू संपत्ति, आया और बिक जाएगा, आया और बिक जाएगा। लेकिन फिक्स एसेट्स जैसे हमने फर्नीचर लगवा दिए, ये हमेशा के लिए रहेगा, फिक्स हो गया है संपत्ति हमारे लिए। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा परचेज और फर्नीचर, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है बिजनेस का, इसीलिए हम उसके नाम लिखेंगे कि इस वास्ते से हम खर्चा किए, फर्नीचर के वास्ते रुपया हम खर्चा किए। समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब आई स्वाति, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब ये जो है 8 तारीख को 10 तारीख को इसे नहीं 10 तारीख को हम सामान दिए थे इसको, बोली कि हमको सर सामान दीजिए उधारे में, पैसा हम आके दे देंगे। वो भी तनी मनी नहीं, 50,000 के ले गई थी। 400-500 दे भी देते, हम भी लोग लालच में आ गए, दे दिए पैसा सामान। चलिए आगे देखते हैं अब ये क्या कह रही है। अब कहती है ये कि स्वाति जो आप हमसे रुपया ले लीजिए। हम बोले ठीक है दे दो, दे भी रही है। अब वो क्या की 48,000 रुपया दे दी। अब 2,000 बोलती है, मुंह दिखा नहीं दीजिएगा। ये 2,000 रुपया यहाँ पर कर रही है, छूट दीजिए ना हमको। अब छूट क्यों दे, तो मुंह दिखाई हो गया उसका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति
इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान। फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है? पूर्ण भुगतान होता है। जब आप उसे सामान दिए थे तो लिखे थे आप उसके नाम पर 50,000 और आज 48,000 दे रही है, कहती है सर नोटिस कर दीजिए आज 48,000 में 48,000 लिखा हुआ है कैश आपके सामने आगे। यदि फुल सेटलमेंट का क्वेश्चन जब भी आए ट्रांजैक्शन में तो उसका ट्रांजैक्शन ध्यान रखिएगा पहले कहीं ना कहीं हो चुका है ट्रांजैक्शन। यदि वो ट्रांजैक्शन नहीं करते तो हमको 48,000 देने क्यों आती है? 48,000 हमको दे रही है फुल सेटलमेंट में, क्यों दे रही है? तो कहीं ना कहीं उसका ट्रांजैक्शन है इसमें, तो उसको पूर्ण भुगतान करना चाहती है। तो ये 50,000 का सामान तो हम दिए, अब यहाँ पर 48,000 रुपया देती है और कहती है नो ड्यूज का रिसिप्ट चाहिए। जबरदस्ती नो ड्यूज ही चाहिए हमको, 48,000 देंगे फुल सेटलमेंट। तो अब हम क्या करेंगे? अपने सैलरी से पैसा देंगे मालिक को? नहीं। अब क्या करना है? उसको 50,000 का तो सामान दिए, जब वो 48,000 दे दी, अब दे दी तो चलिए कोई बात नहीं, यदि वो भी नहीं लेते तो भी चल जाता 48,000। 48,000 ले लिए, अब बच गया 2,000। तो 2,000 बिजनेस को बता देना है कि हम उसे छूट दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, उसे हम डिस्काउंट दे दिए, छूट दे दिए। किसे? तो स्वाति को। स्वाति को छूट दे दिए 2,000 रुपए, तब जाके 50,000 ये इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम 18 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान 48,000 मिल रहा है। सामान दिए कितना का थे? 50,000। उस समय हम लिखे थे सेल में 50,000 स्वाति के नाम पर, और अभी लिखेंगे स्वाति के नाम पर 48,000। तो 2,000 को डिस्काउंट के रूप में दिखाना पड़ेगा। 2,000 रुपए डिस्काउंट के रूप में दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप बचेंगे, नहीं तो अपने पॉकेट से पैड करेंगे 2,000 रुपए, क्योंकि देखे तो उसको आप है ना, तो रुपया कौन पैड करेगा? आप ही पैड कीजिएगा। तो 2,000 रुपए पैड करना है, उससे बचने के लिए हम उसको डिस्काउंट में दिखा देंगे। क्या करेंगे? डिस्काउंट दिखा देंगे। तो आइए पहला ट्रांजेक्शन जहां बन जाएगा, ये बन जाएगा स्वाति अकाउंट। दूसरा ये दे क्या रही है? कैश दे रही है। तीसरा डिस्काउंट अकाउंट, तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। इसमें 3 अकाउंट बन रहा है, फाइंड 2 और मोर अकाउंट इन एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से अधिक खाता को खोजना। अभी आपका लेसन क्या चल रहा है? फाइंड द अकाउंट चल रहा है। तो फाइंड द अकाउंट चल रहा है, तब अकाउंट तो फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुल सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट यहां पर कर क्या रहा है कि इसको सामान तो दिए थे 50,000 का, और ये दे कितना रही है? 48,000। यदि इसको 50,000 का सामान दिए और ये पूरे 50,000 हमको दे देती, और फिर भी यहाँ लिखा था यदि फुल सेटलमेंट, तो हमको यहाँ डिस्काउंट लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि जितना दिया उतना हमको मिल गया वापस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2,000 कम मिल रहा है, और भी डिस्काउंट के रूप में पूरा भुगतान, यानी कि फुल सेटलमेंट। तो यहाँ मिल कितना रहा है आपको? 48,000 मिल रहा है। अब यहाँ पर 2,000 रुपए क्या हुआ? डिफरेंस हो रहा है। ये डिफरेंस हो रहा था, अपने पॉकेट से पैड करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या करेंगे? इसे 2,000 रुपए डिस्काउंट के रूप में दिखा देंगे। स्वाति से लेना था 50,000, ध्यान दीजिएगा, लेना था 50,000, मिला कितना?
48,000। डिस्काउंट कितना दिए? 2,000। LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS हो गया। 50,000 ये था, 48 में डिस्काउंट दे दिए, 50,000 के लिए। इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया 2,000 कैसे आया? डिस्काउंट क्यों लिखेंगे समझ में आ गया होगा? और कोई दिक्कत? अगला क्लास में क्वेश्चन पूरा बन जाएगा बढ़िया से। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस एक कदम आगे खिसकना है। अब जब आप बिजनेस चला लिए, सामान बेच में लिए, पैसा ले भी लिए, डिस्काउंट भी दे दिए, सब कुछ कर लिए, अब क्या करना है? पेड रेंट। इस बिजनेस का 1 महीने का ट्रांजैक्शन निकाल रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट किए और उसी महीने का हम ट्रांजैक्शन निकाल लेते हैं पूरा। अब जब महीना लग गया तो रेंट पेड करना है। रेंट पेड करना है तो पेड रेंट 28 तारीख को आप काम कर रहे हैं, 28 तारीख को आप रेंट पेड कर रहे हैं या पेड रेंट कर रहे हैं। पेड रेंट, जब पेड रेंट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंट यानी कि पेड तभी होता है भुगतान में। पेड जब भी होगा तो भुगतान होता है कैश में होता है। यदि आप उसे चेक देते हैं तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? बैंक अकाउंट लिखाएगा। चेक देकर क्या लिखाएगा? बैंक अकाउंट लिखाएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई शर्त नहीं है जो चेक दिए कि फोन पे किया, ENFT किए, RTGS किया, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ पेड किए मतलब भुगतान करना है तो कैश में जाएगा हमेशा। तो यहाँ पर जाएगा रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट और दूसरा रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, और लास्ट एक ही बच गया है, ये तो आप लोग खुद बना लेंगे। पेड सैलरी क्या होगा इसका? सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए ये है 31 तारीख का ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी, पेड सैलरी। इसका जो अकाउंट बन जाएगा, पहला क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट, और क्या बनेगा? कैश अकाउंट। ये समझ में आ गया? बोलिए। सैलरी पेड किए, हाँ, लेकिन चेक दिए, उसका क्वेश्चन क्या? पेड सैलरी बाय चेक। चेक नहीं करना है, चेक देना है। सैलरी पेड किए हैं, पेड सैलरी बाय चेक, पेड सैलरी बाय अकाउंट, पेड सैलरी बाय फोन पे, UPI और डिजिटल पेमेंट या NEFT या RTGS, कुछ भी हो सकता है। सब ट्रांजैक्शन आ सकता है, लेकिन वो पैसा है कहाँ रखा हुआ? बैंक में है ना। NEFT कीजिएगा फिर भी, RTGS कीजिए फिर भी, IMPS कीजिए फिर भी, AEPS कीजिए, जो भी करना है, वो पैसा कहाँ से जाएगा? तो बैंक से जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ कैश ना लिख करके बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब ये भी कर सकते हैं आप, यदि आप किसी को SBI से दे रहे हैं और किसी को UBI से दे रहे हैं या किसी को CBI से दे रहे हैं पैसा, तो हाँ बैंक नेम मेंशन आप कर सकते हैं कि किस बैंक से आप पैसा दे रहे हैं, किस अकाउंट से पैसा आपका विड्रॉ होना है, उस बैंक का आप दे सकते हैं वहां पर। यहाँ तक कोनो दिक्कत समझने में नहीं ना? क्लियर हो गया? यदि ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो इससे पहले ट्रांजैक्शन का और पहला दूसरा का वीडियो है बना हुआ, लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे देंगे, आप उसे वहां से कंप्लीटली देख लीजिएगा। और फिर जहां तक दिक्कत होगा फिर आप पूछिएगा, हम बताएंगे उस चीज को।